आज पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 21 सीटों पर चुनाव हुआ। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अपने देश के चुनाव से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी भारत के इलेक्शन में है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर और आम पब्लिक के बीच इसी बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर इंडिया के इलेक्शन में चल क्या रहा है, मोदी अपने विरोधियों से कितना आगे हैं और अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। भारत के इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आने वाले 5 सालों के लिए भारत में मरकजी हुकूमत बनाएगी और इस बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जाहिर नारे के साथ रहे हैं कि अब की बार 400 पार। हुआ यह कि एक मेजॉरिटेरियन उनको जो वोट मिलने शुरू हो गए हैं, वो इतने वोट मिलने शुरू हो गए हैं कि वो वन पार्टी डोमिनेट कर रही है। ऑपोजिशन रोक नहीं सकती, बिकॉज अभी भी मोदी का जो प्रोपल्शन चल रही है ना, पीछे से जो धक्का लग रहा है, ये हवा जो चल रही है हिंदुइज्म की, वो अभी भी चल रही है। मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है, मेरे ख्याल में वो सर चढ़ के बोल रही है। उनका इलेक्शन जीतेंगे और एक लैंडस्लाइड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, न्यूज चैनलों से लेकर यूट्यूब चैनल्स तक इंडिया इंडिया चल रहा है। इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज को दबाया जाता है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो नेबर कभी तंग क्या सप्लाई करता था, आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। सर आप खुद ही अपनी चक्की में पिस रहे हो ना, मतलब एक मरते हुए बंदे को बंदा क्या मारेगा? वो तो उसके मजे ले रहा है कि अच्छा है, ठीक है, घुट घुट के मरे। 21 अप्रैल को जब पाकिस्तान में अवामी असेंबली के इंतखाब यानी इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान के मीडिया में ज्यादा चर्चा इंडिया के इलेक्शन की थी। पोल्स और सियासी तज्जियाकार इन इंतखाबात में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो वो जवाहरलाल नेहरू के बाद 3 दफ़ा वजीर आजम बनने वाले पहले सियासतदान होंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी जलसों में दावा किया है कि उनके पहले 2 अदवार सिर्फ एपिटाइजर थे, मेन कोर्स उनके तीसरे दौरे हुकूमत में पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी मुहिम में जहां अवाम को ये बता रहे हैं कि जिस वजीर आजम ने भारत को चांद पर पहुंचाया, भारत में अरबों की सरमायाकारी दिलवाई, नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, भारत की 80% हिंदू आबादी का हिंदू नेशनलिज्म का ख्वाब पूरा किया, तो वहीं ये खदशात भी पैदा हो रहे हैं कि क्या भारत उसी सिंगल पार्टी स्टेट की तरफ बढ़ रहा है जिसकी तरफ आलमी मीडिया इशारा कर रहा है। लेकिन इस सब के दौरान बात तज्जियाकारों की राय में नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन तो जीत जाएंगे, लेकिन उनके लिए अपने टारगेट और दावों के मुताबिक 400 से ज्यादा नशिस्तें जीतना मुश्किल होगा। हिंदू नेशनलिज्म जिसकी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन जीतकर तीसरी बार वजीर आजम बनने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, वहीं यही हिंदू नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी के लिए भारत की जनूबी रियासतों से जीतने में एक बड़ी रुकावट बन सकता है। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से मजहब के नाम पर अलग होकर एक मुल्क बना, वो इंडिया से इस कदर ऑब्सेस्ड है कि खास हो या अवाम, हुक्मरान हो या पत्रकार, सबकी जुबान पर सिर्फ हिंदुस्तान का नाम होता है। कैमरे का फोकस जैसे ही पड़ता है, वैसे ही पाकिस्तान की पब्लिक भारत की तरक्की की तारीफ और अपने मुल्क की बुरी हालत को कोसने लगती है। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही, ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया, ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है। उनके वजीर आजम ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें टारगेट कर दिया है कि साथ वाला एक पड़ोसी मुल्क है जो आटे की लाइन
लाइन में लगा हुआ है, हम तो बड़े अच्छे हैं। वो उनकी न्यूज़ ये नहीं सुनी आप लोगों के, ये खुद ही मर जाएंगे अपनी चालों के साथ। ये एक दूसरे के साथ लड़के खुद ही मर जाएंगे, हमारा तो एक आना भी नहीं लगेगा। हमें गोली जाया करने की जरूरत ही नहीं है इनके पास, यानी कि पैसा वो इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जो वो करते हैं ना, जिस तरह भी अफगानिस्तान के जरिए, जैसे भी अफगानिस्तान के जरिए, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही मर जाएंगे आपस में लड़ के। तो यही बात है। हम तो इंडिया को अपने एटम बम से डराने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं डरते? वो कहते हैं हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। जी ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे कि हम सुनते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं, पहली बात तो। और अब तो ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया ही सारा करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं जो भी हो रहा है। असल में पाकिस्तान की माली हालत खस्ता है। टीवी चैनलों पर जो भी थोड़ी बहुत बहस चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि मुल्क के हालात बेहद नाजुक हैं। न अवाम को खिलाने के लिए रोटी है, न कर्जा चुकाने के लिए डॉलर हैं। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उधार लेकर भी इतनी रकम नहीं जुटा पा रहा है कि 4-6 महीनों का खर्च चल सके। हमारी जो इस वक्त नाज़रीन जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। 1 अरब डॉलर की अदायगी के बाद भी हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो अभी भी 8 अरब डॉलर हैं, और ये इसके बावजूद कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कम अज़ कम भी कुछ 3 अरब डॉलर मार्केट से ख़रीदा। यही वजह है कि 1 अरब डॉलर अदा करने के बाद भी जो रिज़र्व्स हैं वो 7 अरब डॉलर पे नहीं गिरे, वो 8 के आसपास ही अभी भी हैं। तो इतने लो लेवल का जो रिज़र्व आपका है, जो सिर्फ तकरीबन एक महीना, रफली आप कह सकते हैं कि कोई 6 से 7 हफ्तों की इंपोर्ट्स के कवर के बराबर है, और आपके फिर रुपए के ऊपर भी दबाव आ सकता है कि डिले होता है IMF के प्रोग्राम में, मार्केट्स भी रिएक्ट कर सकती हैं। तो इस सारे सूरत हाल में अर्ली IMF एग्रीमेंट का होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि न पेट भरने का पैसा, न कर्ज चुकाने की रकम। इन्फ्लेशन के साथ जो GDP ग्रोथ का जो आउटलुक है IMF का, वो उन्होंने पाकिस्तान को 2% ही रखा है इस साल का, और अगले साल का उनका 3.5% की उनकी फोरकास्ट है। जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसका फिर IMF के प्रोग्राम के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है, वो है बजट के खसारा। बजट का खसारे का जो हदफ बजट में हुकूमत ने दिया था वो 6.5% ऑफ द GDP था, रफली कोई 6,900 अरब रुपए का बजट का खसारा होना था। अब जो IMF की एक और रिपोर्ट आई है फिस्कल मॉनिटर की, उसमें वो बता रहे हैं कि 7.4% के करीब बजट का खसारा होगा, जिसका मतलब है तकरीबन 7,800 अरब रुपये, या बजट का जो हदफ था उससे 1,000 अरब रुपया ज़्यादा। तो अगर मुसलसल कर्जे भी बढ़ रहे हैं, महंगाई की शरह भी कम नहीं हो रही, तो क्या फिर IMF अपनी जो पॉलिसीज टुवर्ड्स पाकिस्तान है उसको रिव्यू करेगा या नहीं करेगा? हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कटोरा लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरवाजे पर खड़े हैं और गाना गा रहे हैं, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। इंटरनेशनल फकीर आए हैं, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। जिस वक्त पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब वाशिंगटन में कर्ज मांगने की गुहार लगा रहे थे, उसी वक्त IMF ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे बदहाल और आतंकवादी मुल्कों के खाते में डाल दिया। अब पाकिस्तान को इराक, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के साथ रखा गया है। सोमालिया और सूडान की कैटेगरी में डाले जाने के बाद पाकिस्तान के लिए कर्ज हासिल करना, अपना खर्च चलाना और भी मुश्किल हो गया है। इन हालात में जब पाकिस्तान के लिए अपने अवाम का पेट भरना मुश्किल हो गया है, तो पाकिस्तान में पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया के इलेक्शन का, चुनावी बयानबाजी का ब्रॉडकास्ट बढ़ गया है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने यूपी में जब पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसके बुरे हालात का जिक्र किया, तो उनके इस बयान की चर्चा जोर शोर से हुई। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। मोदी ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, मगर जाहिर था कि आटे की क्राइसिस तो पाकिस्तान में ही है, रोटी के लाले तो पाकिस्तान को ही पड़े हैं। ऐसे में मोदी के इस बयान पर पूरे पाकिस्तान में चर्चा छिड़ गई। अवाम अपने मुल्क और इंडिया की तुलना करने लगे।
आपको पता है कि जो आईफोन का यानी कि ये जो एप्पल का जो एप्पल स्टोर का है, प्रॉपर स्टोर मतलब प्रोडक्शन स्टोर, ये दूसरे वाले रिटेलर स्टोर नहीं, प्रोडक्शन स्टोर इंडिया में ओपन हो गए जी, ये तो आपको पता है कि टेस्ला मोटर्स वहाँ पे ओपन हो गई है, सारा कुछ हो गया। वाई? रीज़न इज जो गवर्नमेंट है, जो बंदा उधर आया है ना ऊपर जो सीट पे बैठा हुआ है, पीपल एक्चुअली सेलेक्ट हिम। जो आपका हुक्मरान है, जब तक वो बंदा आज़ाद नहीं होगा, अपने ख्यालात से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेगा, सर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो गरीब आया, जो लाइन में लगा है वो गरीब ही है ना। सही बात। ठीक है, तो उसको मजदूर बंदा दिहाड़ी तोड़ के राशन के लालच में लगा हुआ है कि यार मेरे घर का कुछ चल जाए, निज़ाम काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब लाइन में लगा है, 3 घंटे बाद उसकी बारी आई है तो वो कहता कि राशन आपका नहीं है, आपका है नहीं, तो है किसका? पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार ये बताने लगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, इंटरनेशनल ट्रेड में भारत कहां है और पाकिस्तान किन हालात में है। आजकल हम इस इशू में फंसे हुए हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ख़राब है और एक उधार पे चलने वाली या लोन पे डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा, और इसके लिए क्या किया जाए। इसी दौरान ये खबर कि इंडिया की मतलब ऑल टाइम एक नया रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया है, 776 बल्कि 777 बिलियन US डॉलर्स की उन्होंने एक्सपोर्ट्स की है फाइनेंशियल ईयर्स 2024 में। अब क्या चीज़ है, और 5वीं बड़ी इकोनॉमी एज एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन चुके हैं वो। अभी पाकिस्तान अपने और हिंदुस्तान के हालात के फासले का हिसाब लगा रहा था, तभी एक और बुरी खबर आ गई। अमेरिका ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्निक देने वाली चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर पाबंदी लगा दी। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब मिसाइल टेक्निक हासिल करने में दिक्कत होगी। पाकिस्तान को झटका देने के बाद अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े, तो पाकिस्तान के लोग पूछने लगे कि आखिर क्या वजह है कि एक साथ आजाद हुए भारत और पाकिस्तान की हैसियत में आज इतना फासला है। अमेरिकन स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर का कहना था कि इंडिया जमहूरियत की मां है, दुनिया इंडिया को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि इंडिया हमारा बहुत ही क्लोज पार्टनर है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बहुत क्लोज। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होना, एक ऐसी क्लोजनेस होना जिसमें बराबरी की सतह पर जो है वो ताल्लुकात होना, रिलेशंस होना और बात है, जबकि किसी को ये कहना कि हाँ हम उनकी मदद कर रहे हैं तो ये और बात है। असल में इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलों के बरमुडा ट्रायंगल से जूझ रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान की माली हालत खराब है, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहद बिगड़ी हुई है, मुल्क दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासी हालात बिगड़े हुए हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान सरकार और फौज की नाक में दम कर रखा है। इमरान के समर्थकों ने रोज धरना प्रदर्शन और हंगामा करके मुल्क में खाना जंगी यानी सिविल वॉर के हालात बना दिए हैं। वहीं सियासी और आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को कमजोर देखकर आतंकवादियों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। निशाने पर पाकिस्तानियों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी हैं। ये पाकिस्तान की अपनी नीतियां हैं जिन्होंने उसे इन चुनौतियों के भंवर में डाला है। ऊपर से इमरान खान के फौज और नवाज शरीफ के झगड़ों ने सरकार के कामकाज पर ब्रेक लगा रखा है। पाकिस्तानी फौज ने पहले इमरान खान को सिर पर चढ़ाया और अब जेल में डाला हुआ है। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी को पब्लिक सपोर्ट नहीं करती। इस सियासी खींचतान के बीच लगातार आतंकवादी हमलों और आर्थिक चुनौतियों ने पाकिस्तान को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। अपने मुल्क के हालात से नाउम्मीद पाकिस्तान के लोग कभी भारत की तारीफ करके तो कभी इंडिया की तरक्की पर रश्क करके अपना दिल बहलाते हैं। जो ज्यादा चांसेस बीजेपी के लोग ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि इंडियन लोगों से जब बात होती है तो वोट उन्होंने करना है, हमने तो नहीं करना, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी की पोजीशन स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी साहब के बड़े ब्राइट चांसेस है कि वो थर्ड टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने।
तो अगर वो थर्ड टाइम के लिए बनते हैं तो क्या करेंगे? कहा कि अब थर्ड टर्म में आके उसको मल्टीप्लाई करूंगा। यार ये प्लान होता है ना, प्लानिंग होती है। और ये जो वो बता रहे थे वो कुछ झूठ नहीं कह रहे थे। 2014 में जब उनको हुकूमत मिली तो उनकी इकोनॉमी कैसी थी? बुरी नहीं थी, हमारी तरह बुरी नहीं थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी जितनी कि इस वक्त मौजूद है। कहां पे उस वक्त है और कहां पे आज 10 साल के बाद। अब वो थर्ड टर्म के अंदर आते हैं और 2024 से और 2029 या 2028 तक वो हुकूमत अपनी चलाते हैं, तो कौन कौन सी चीजें जो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है प्लानिंग उनके पास मौजूद है, टीम उनके पास मौजूद है, स्टेबिलिटी उनके पास मौजूद है, दुनिया का ट्रस्ट उनके ऊपर मौजूद है। और उस ट्रस्ट की वजह यह कि वो उनको पता है कि ये फैसला नरेंद्र मोदी साहब एंड कंपनी ने करना। वहीं पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार इंडिया के नाम पर अपनी रेटिंग बढ़ा रहे हैं। इंडिया में इलेक्शन को लेकर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो क्या होगा। हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुइज्म को इस्तेमाल करके 2 दफ़ा वो इलेक्शन जीत चुका है। इसके साथ हुआ ये कि एक मेजॉरिटेरियन उनको जो वोट मिलने शुरू हो गए, वो इतने वोट मिलने शुरू हो गए कि वो वन पार्टी डोमिनेट कर रही है। तो वो अब एक हिंदू सिविलाइजेशन बनाने जा रहे हैं, एज अपोज टू क्रिश्चियन, जूइश, कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वो हिंदू सिविलाइजेशन। तो वो कहते हैं कि जो कॉस्मोलॉजी है ना, ये जो आसमानी कॉस्मोलॉजी है, सितारे, गैलेक्सीज, उसके अंदर, अर्थ के अंदर भी इसी किस्म की सिविलाइजेशंस हैं। और सिविलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुइज्म को इस्तेमाल करके 2 दफ़ा वो इलेक्शन जीत चुका है।